31 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है दोस्तों। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़, गवर्नमेंट एक्सपेंड्स क्रेडिट फॉर ऑक्सीजन यूनिट्स। देखिए, सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइट गारंटी स्कीम का जो बेनिफिट है वो ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को भी दिया है। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उन हॉस्पिटल्स के पास अगर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाना चाहता है कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, तो उसको 2 करोड़ तक के लोन मिल जाएंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर। ऐसा रिसेंटली सरकार ने बोला है। फिर सरकार ने ये भी बोला है कि जो सिविल एविएशन सेक्टर है, जो कि कहीं ना कहीं पैंडमिक के इम्पैक्ट के चलते काफ़ी सफ़र कर रहा है, इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब बहुत सारे सेक्टर्स को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का बेनिफिट दे रही है सरकार। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स का ये बोलना है कि टोटल जो एलोकेशन है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर वो तो केवल 3 लाख करोड़ है। अभी इस 3 लाख करोड़ में से 2.55 लाख करोड़ के लोन को ऑलरेडी बांटा जा चुका है। और सरकार और फील्ड्स को और प्रकार के, आप कह सकते हो कि बोरोवर्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स को अलग अलग बेनिफिट्स, अलग अलग रिलैक्सेशंस दे रही है। तो केवल 45,000 रुपए करोड़ बचा हुआ है लोन बांटने के लिए। और इतने सारे बेनिफिशरीज को यहाँ पे सरकार लोन बांटने की बात कर रही है, तो ये 45,000 करोड़ तो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो क्या उसके बाद सरकार एक्सटेंड करेगी? यानी 3 लाख करोड़ जो टोटल बांटा जा रहा है ECLGS स्कीम के अंदर, क्या इसको 4 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ किया जाएगा? अभी की तरफ समय पे तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है। यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स सरकार के थ्रू चलाई गई ECLGS के अंदर, ELCGS के अंदर, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर। क्या स्कीमें थी ये? ECLGS कहना चाहिए इसको, ELCGS यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो इन्होंने बोला कि वो बोरोवर जिसका जितना भी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगा एज ऑन 29 फरवरी 2020, में शुरुआत की बात बता रहा हूँ जब 2020 में स्कीम लॉन्च की गई थी, तो भाई उसके आउटस्टैंडिंग क्रेडिट का जितना उसने लोन अभी उठा रखा है उसका 20% तक उसको एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस दिया जाएगा। शुरुआत में जब 2020 में स्कीम लॉन्च की गई तो ये बोला गया। अलग अलग सेक्टर्स के लिए लोन की अलग अलग लिमिट्स रखी गई, लेकिन आउटस्टैंडिंग लोन का 20% दी जा सकता है। और बाद में एक एडिशनल क्रेडिट असिस्टेंस भी अलाउ किया गया 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन्स। मतलब कि एज ऑन 29 फरवरी 2020 जितना आपका आउटस्टैंडिंग लोन था उसका 20% तक आप ले सकते हो। और बाद में इसमें कुछ चेंजेस करके बोला गया कि हाँ भाई और 10% ले सकते हो। ठीक है। तो कुल मिला के जो इनिशियल बोरोवर्स थे जिनका काफ़ी लोन बचा हुआ था, वो अपने बचे हुए लोन का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज इस ECLGS स्कीम के अंदर उठा सकते हैं। ये लोन की सुविधा क्यों दी गई? पैंडेमिक के चलते बिजनेसेस बंद हो गए, डिमांड ठप हो गई, तो ऑलरेडी जो लोग बिजनेसेस चला रहे थे, कंपनी चला रहे थे, वो कहीं ना कहीं मुसीबत में आ गए, तो उनको पैसों की ज़रूरत थी और ये पैसे इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के थ्रू दिए जा रहे हैं। फिर यहाँ पे ये जो ECLGS 4.0 है, ये 100% गारंटी कवर देता है अप टू 2 करोड़ टू हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, मेडिकल कॉलेजेस फॉर सेटिंग अप ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। समझिए बात को यहाँ पे। अभी जो रिसेंटली यहाँ पे ECLGS के बेनिफिट अनाउंस किए गए उसमें ये बोला गया है कि हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के पास अगर आप ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाते हो तो 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा। और ये 2 करोड़ तक का लोन 100% गारंटी के साथ मिलेगा। अब आप सोचोगे यार ये 100% की गारंटी क्या है? तो मैं आपको सर बता दूं, ये जो सरकार है ना, ये सीधे सीधे लोन नहीं बांट रही इन हॉस्पिटल्स को। इन हॉस्पिटल को लोन फाइनेंशियल कंपनी से ही मिलेगा, बैंकों से ही मिलेगा। तो या तो ये हॉस्पिटल बैंक से लोन लेंगे या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेंगे। अब कोई भी बैंक या कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोन बहुत देख समझ के बांटती है। वो ये देखते हैं कि जिसको वो लोन दे रहे हैं क्या वो लोन वापस कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर सरकार लोन देती है ECLGS के अंदर, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्स्ट्रा लोन बांटेंगी किसको? इन पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स को। और कल की डेट में अगर ये हॉस्पिटल्स अपना पैसा नहीं चुका पाते हैं तो इन बैंकों को और इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को पैसा कौन देगा? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। तो समझिए बात को। ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम नाम की स्कीम लॉन्च की गई थी, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अंदर लॉन्च की गई थी मई 2020 की, जिसके चलते कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते जो डिस्ट्रेस कॉज हुआ है अलग अलग सेक्शंस ऑफ MSMEs को, उसको हम कंपनसेट करें। अभी कंपनसेट करने के लिए क्या किया जा रहा है? तो कंपनसेट करने के लिए किया ये जा रहा है कि समझिए,
बहुत सारा लोन ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज ने ले रखा है, अभी वो और लोन लेने जाएंगी तो बैंक लोन देंगी नहीं, तो सरकार बैंकों को बोल रही है कि तुम लोन दो और अगर तुम्हारा ये एक्स्ट्रा लोन वापस नहीं आएगा तो हम तुम्हें ये लोन वापस करेंगे। और हम तुम्हें ये लोन वापस करेंगे तो कौन सी कंपनी लोन वापस करेगी? तो ये इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट लिमिटेड। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बनाया गया है। 2014 में इसको स्टैब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, एज अ होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी। जी हाँ, ये एनसीजीटीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको जब बनाया गया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन थी। अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन हो सकती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कैसी होगी? तो ये एनसीजीटीसी जाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जब अपने शेयर लिस्ट करेंगे तो उन शेयर को आम जनता, कोई बड़े कॉर्पोरेट्स भी खरीद सकते हैं। तो गवर्नमेंट की ओनरशिप भी आ जाएगी, प्राइवेट ओनरशिप भी आ जाएगी। वैसे जब भी सरकार द्वारा कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसको पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन बोला जाता है, लेकिन फिर भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी पूरी तरीके से सरकार की द्वारा ओन की जा सकती है। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड उसको ये बोला जा रहा है कि जब उसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए जाएंगे तो नॉर्मल लोग भी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स मेरे जैसे भी जाके वहाँ पे शेयर खरीद सकते हैं, इसलिए इसको प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी गवर्नमेंट द्वारा ओन की जा सकती हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो ये जो ECLGS स्कीम का बेनिफिट है, ये बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स में दिया जा रहा है और यही बेनिफिट कैपिटल इंटेंसिव एविएशन सेक्टर को भी दिया गया है। सरकार ने बोला है कि एविएशन सेक्टर में केवल उन बोरोवर्स को मदद दी जा रही थी जिनका मैक्सिमम लोन 500 करोड़ का था। इस लिमिट को हटा दिया गया है। अब 500 करोड़ से ज़्यादा भी जिसने लोन ले रखा है एविएशन सेक्टर में, उसको भी ECLGS के अंदर बेनिफिट दिया जा सकता है, लेकिन उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा या तो 40% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट का या 200 करोड़ का, जो भी कम होगा। तो भाई मान लो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 800 करोड़ है, अभी 800 करोड़ का 40% तो 320 करोड़ हो जाता है। तो मैक्सिमम मदद ECLGS स्कीम के अंदर कितनी मिल पाएगी इस 800 करोड़ बोरो करने वाले पर्सन को? 200 करोड़ रुपए की। और ये जो करोड़ों में लिमिट है ना, ये सेक्टर वाइज अलग अलग है। और इसकी गाइडलाइंस कौन इशू करता है? इसकी गाइडलाइंस इशू करता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। मतलब लोन किस प्रकार से कितने दिए जा सकते हैं, कितने आउटस्टैंडिंग अमाउंट तक दिए जा सकते हैं, इस प्रकार की गारंटीज कौन देता है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। ठीक है ना भाई। पहले क्या था कि जब ECLGS का लोन मिल रहा था तो 4 साल की टेन्योर के लिए मिल रहा था, जिसमें पहले 12 महीने आपको केवल इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल नहीं देना है। और बाकी के जो आप कह सकते हो 36 महीने हैं, जो कि 4 साल होते हैं 48 महीने, पहले 12 महीने आपको केवल इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल नहीं देना है, और बाकी के 36 महीने में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों देना है। अब एक नया आप कह सकते हो री एडजस्टमेंट आया है जिसमें बोला है कि लोन को 5 साल के अंदर चुका लो, जिसमें पहले 24 महीने, 5 साल मतलब 60 महीने, तो जिसमें पहले के जो 24 महीने होंगे वहाँ पे आपको केवल इंटरेस्ट वापस करना है और बाद की 36 महीनों में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वापस करने हैं। और इसकी डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस कौन इशू करता है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी क्या करेगी? वही करेगी जो सरकार बोलेगी, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन है, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स की न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में चाहिए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं, मुझे अच्छे लगे तो उनके ऊपर वीडियोस बना के मैं सबके साथ डिस्कस करूँगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है इफ़को टू लॉन्च नैनो यूरिया। देखिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव ने लॉन्च किया है लॉन्च करेगा एक्चुअली फर्टिलाइज़र बेस्ड नैनो यूरिया, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बेस्ड नैनो यूरिया। जून 2021 में ये लॉन्च होगा। एक 500 ml नैनो यूरिया का जो पाउच होगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 45 kg ऑफ नॉर्मल यूरिया। 500 ml यूरिया का जो पाउच है वो 240 रुपये का होता है। ओके, तो ये जो 500 ml यूरिया के पाउच को इस्तेमाल किया जाएगा और ये जो 45 किलो नॉर्मल यूरिया इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल यूरिया और ये नैनो यूरिया के इस्तेमाल में बेनिफिट क्या आ जाएगा? नॉर्मल यूरिया के बजाय अगर आप नैनो यूरिया इस्तेमाल करते हो तो पहली बात तो आप फार्मर्स की इनपुट कॉस्ट को 15% से कम करोगे। दूसरा बात, आप कल्टीवेशन की ईल्ड को 20% से बढ़ा दोगे। ये जो यूरिया प्रोड्यूस की जाती है नैनो टेक्नोलॉजी से, ये क्रॉप्स की न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी को बढ़ाती है, इसीलिए इसको नैनो यूरिया कहा जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है? तो पहले क्विन हाइड्रोन मिक्स्ड लिक्विड लिया जाता है,
फिर इसको कैल्शियम साइनामाइड की ग्रेन्यूल्स के ऊपर फैलाया जाता है और उससे नैनो यूरिया बनाई जाती है। ये प्रोसेस हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। काम के कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में सस्टेनेबल तरीके से एक कॉमर्शियल वे में एग्रीकल्चर को करना, जिससे सरकार का भी कम खर्चा हो, फार्मर्स को भी बेनिफिट हो और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, सॉइल को कम नुकसान हो, तो ये नैनो यूरिया का जो प्रोडक्शन है ये काफ़ी काम की चीज़ है। क्योंकि इस नैनो यूरिया के प्रोडक्शन से होगा क्या, देखिए इंडिया 350 लाख मेट्रिक टन ऑफ यूरिया पर ईयर इस्तेमाल करता है। ये जो कंजम्पशन है ना, ये आधे से कम हो जाएगा इस नैनो यूरिया के दम पे। उससे सरकार की 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचेगी और हमको ज़्यादा यूरिया इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया जब फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे थे तो उससे सॉइल की क्वालिटी भी बिगड़ रही थी, वो भी यहाँ पे कम होगा। तो मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइज़र होगा, जिससे कि जो इकोलॉजी है वो भी सेफगार्ड होगी। और ये सब चीज़ों को कर कौन रहा है, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड ये सब काम कर रहा है। अभी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड क्या है, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में इन्वॉल्व है। 1967 में इसको बनाया गया था, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में। 57 मेंबर कोऑपरेटिव्स हैं इसके। 19% इसका मार्केट शेयर यूरिया में है, 29% इसका मार्केट शेयर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में। लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है ये इंडिया का। और जीडीपी पर कैपिटा अगर आप दुनिया की कंपेयर करो टर्नओवर ऑफ अ कंपनी के साथ, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है व्हेन इट कम्स टू फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो दुनिया में जीडीपी पर कैपिटा के नॉर्म्स के हिसाब से सबसे बड़ी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इफको है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज़ है एनएसए कमीशन वेसल सजग। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग को यहाँ पे कमीशन किया है। ये हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगी। जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल से पेट्रोलिंग करती हैं, इसको सजग को बनाया किसने है, तो गोया शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भाई बड़ी तारीफ़ की है गोया शिपयार्ड लिमिटेड की, कि गोया शिपयार्ड लिमिटेड इंडिजीनियसली डेवलप्ड शिप्स बना रहा है मैरीटाइम आर्म्ड फोर्सेस के लिए, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी का इस्तेमाल करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सेंसर्स और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने सजग बनाया है। सजग क्या है, एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ये एक वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल बोट्स क्या होती हैं। ये स्मॉल नेवल वेसल है जिसको कोस्टल डिफेंस के लिए, इमिग्रेशन लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए, सर्च और रेस्क्यू ड्यूटीज, ऑब्वियसली बात है मैरी टाइम बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए। अब राजस्थान के डेजर्ट में तो इस्तेमाल करोगे नहीं। इसको नेवी भी ऑपरेट कर सकती है, कोस्ट गार्ड भी, पुलिस फोर्स भी और कस्टम्स भी इसको ऑपरेट कर सकता है। मैरीन, एस्चुरीन और रिवर एनवायरमेंट्स में ये काम कर सकती हैं। एंटी पायरेसी, एंटी स्मगलिंग, फिशरीज पेट्रोल्स, इमिग्रेशन लॉ इन्फोर्समेंट में इस प्रकार की जो पेट्रोलिंग वेसल्स हैं वो काम करती हैं। अब पेट्रोलिंग बोट के क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो दो प्रकार के पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं, एक इनशोर पेट्रोल व्हीकल्स, एक ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स। ये दोनों ही जो वॉरशिप्स होते हैं छोटे होते हैं, फास्ट होते हैं, बहुत हाईली मोबाइल और मिसाइल होते हैं। खासकर ये जो इनशोर पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं, ये इनशोर पेट्रोल व्हीकल्स टेरिटोरियल वाटर्स में ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप समुद्र में नहीं जाते हैं। लेकिन ये ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स डीप ओशंस में जा सकते हैं। बस यही फ़र्क होता है इनशोर पेट्रोल वेसल्स का और ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स का। इनशोर पेट्रोल व्हीकल्स आसपास ही रहेंगे कोस्टल इलाकों के, ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स और समुद्र के अंदर जा सकते हैं। ठीक है ना। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 एक्चुअली प्रीलिम्स के लिए काम का है। फिर नेक्स्ट करते हैं यूएस रशिया ओपन स्काईज ट्रीटी। अब यहाँ पे ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 2 वीडियो बनी हुई हैं। ओपन स्काईज ट्रीटी को लेके यूएस और रशिया में बात क्यों नहीं बन रही है वो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाया है। आप ओपन स्काईज ट्रीटी, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मार दो, आपको वीडियो मिल जाएगी। उसी प्रकार से यूएस टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट एंड एब्रोगेट ओपन स्काईज एंड न्यू स्टार्ट ट्रीटी, एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने पहले बना रखी थी, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब बनाई थी। तो यहाँ से आपको इन ट्रीटीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो आप इन जानकारियों को देख लो, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ ये बोल दिया है कि हम रशिया के साथ ओपन स्काईज ट्रीटी फॉलो नहीं करेंगे। ओपन स्काईज ट्रीटी के लेके यूएस और रशिया में क्या आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हैं वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन स्टार्ट ट्रीटी को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी का नाम देखिए। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी मैंने दूसरी वीडियो में बता रखी, जाके देख लीजिए। ओपन स्काईज ट्रीटी की बात की जाए तो ट्रीटी को साइन किया गया था 24 मार्च 1992 को और ये फोर्स में आई थी 2002 में। ओपन स्काईज ट्रीटी क्या बोलती है कि आप दूसरे की टेरिटरी के ऊपर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर फिगर में देखो तो आप देखोगे कि 2002 से लेकर 2016 में यूएस ने रशिया के ऊपर से 196 ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स उड़ाई थी।
और रशिया ने यूएस के ऊपर से 71 ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स उड़ाई थी। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन साइट्स फ्लाइट्स हैं ये एक पर्टिकुलर कंट्री को इस बात का एश्योरेंस देती हैं कि दूसरी कंट्री में कोई न्यूक्लियर वेपन्स या किसी और प्रकार की ऐसी मिसाइलें नहीं बन रही हैं जो कि दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचा सकें। ओके, 34 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे ओपन स्काईज ट्रीटी में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2020 में बोला कि यूएस इससे बाहर निकल जाएगा। जनवरी 2021 में बोला कि रशिया भी इससे बाहर निकल जाएगा। तो ओपन स्काईज ट्रीटी से यूएस बाहर निकल चुका, रशिया बाहर निकल गया, तो कोई मतलब ही नहीं है, ट्रीटी वैसे ही बेकार हो जाएगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज़, स्टेडफास्ट डिफेंडेड 21 वॉर गेम्स। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करवा रहा है स्टेडफास्ट डिफेंडेड 21 वॉर गेम्स। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूरोप में हो रही हैं, जो कि रशिया के साथ टेंशन बढ़ रही है। इसमें नाटो के ट्रूप्स, वॉरशिप्स और डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी अटलांटिक में, यूरोप में, ब्लैक सी रीजन में। ये जो वॉर गेम्स हैं ये बेसिकली ये देखने के लिए कंडक्ट करवाए जा रहे हैं कि जो 30 नेशन का मिलिट्री ब्लॉक है नाटो का, ये क्या एकदम से रिस्पॉन्स के लिए एक्टिवेट हो सकता है अगर मान लो किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक हो जाता है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर इलाकों में हज़ारों की तादाद में ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नाटो भी करेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, नाटो खुले आम तो यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ने वाला है नहीं। रशिया ने जब क्रीमियन पेनिनसुला यूक्रेन पे कब्जा कर लिया तब तो नाटो लड़ने आया नहीं, लेकिन तब से ये देखा गया कि नाटो मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा खत्म कर रहा है अपनी आर्मी के ऊपर, और यहाँ पे एक्सरसाइजेस कंडक्ट हो रही हैं ब्लैक सी इलाके के पास और यूरोपियन इलाकों में। ये बस रशिया को डराने के लिए, अपनी ताकत को धमक दिखाने के लिए हो रहा है। एक्चुअली में नाटो कभी भी यूक्रेन की तरफ से जाके लड़ने वाला नहीं है रशिया के साथ। किसी दूसरे के पचड़े में यहाँ पे कोई भी नहीं पड़ता है, सब अपनी मतलब में रहते हैं। ओके, तो ये जो स्टेडफास्ट डिफेंडेड 21 वॉर गेम्स हैं ये कौन कंडक्ट कर रहा है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कर रहा है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें 30 यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आती हैं। 1949 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है, तो इन 30 मेंबर्स में से किसी भी एक मेंबर के ऊपर अटैक हो गया तो उसको बाकी मेंबर्स के ऊपर भी अटैक माना जाएगा और मिल के नाटो लड़ने लगेगा उस पर्टिकुलर कंट्री से। इसका हेड क्वार्टर बेल्जियम में है। तो ये नाटो के बारे में एक बेसिक जानकारी थी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको एक काम आएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी बताई हुई चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मेरे 1 लाइनर शॉर्ट्स वाली वीडियोस भी देख लिया करिए, वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में करने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियस ये बात है, जो करंट अफेयर्स जितना कम में जितना इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बता सकूँ एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मैं बिल्कुल बताता हूँ, आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी। आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।